ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 180 कंट्रीज में भारत का स्थान 93rd है। तो स्वाभाविक बात है कि लंबे समय से हमारा देश जिस भ्रष्टाचार की संस्कृति का सामना कर रहा था, अभी भी भ्रष्टाचार की समस्या उसी तरीके से विद्यमान है। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश का सपना हम देख रहे हैं या निर्मित करने की कोशिशें कर रहे हैं, शायद हमारा लक्ष्य अभी भी अधूरा है, अभी भी हमारे प्रयास नाकाफी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार की वजह क्या है और भ्रष्टाचार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आइए अपने इस विशेष प्रोग्राम एनालिसिस इन 4 पॉइंट्स में समझने का प्रयास करें कि भ्रष्टाचार के कारण और प्रभाव क्या है। पहले समझते हैं भ्रष्टाचार के कारण क्या है। सबसे पहला कारण भ्रष्टाचार का सिविल सेवा का राजनीतिकरण। असल में आज़ादी के बाद सरदार पटेल तो यह चाहते थे कि हमारे सिविल सेवक स्टील फ्रेम के रूप में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। वे चाहते थे कि विकास के एजेंट के रूप में सिविल सेवक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के वाहक बने, लेकिन परिणाम इसके उलट निकला। क्योंकि आज़ादी के बाद बहुत जल्द ही यह देखा गया कि राजनेताओं के द्वारा सिविल सेवकों को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू हो गया और इसकी वजह यह थी कि राजनेता ये चाहते थे कि उनकी भ्रष्ट गतिविधियों का संपादन सिविल सेवकों के जरिए आसानी से हो सके। इसके लिए उन्होंने कई टूल्स भी अपनाए, जैसे उनकी पोस्टिंग, उनका ट्रांसफ़र, उनके सस्पेंशन का डर। इस तरीके की गतिविधियों के जरिए सिविल सेवकों को कहीं न कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया और एक यस बॉस कल्चर हमारे देश में वहाँ स्टार्ट हुआ। बदले में सिविल सेवक भी राजनेताओं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने लगे, अपने भ्रष्ट गतिविधियों के संदर्भ में उन्हें सुरक्षा मिलने लगी और इस तरीके का एक नेक्सस या गठजोड़ राजनेताओं और नौकरशाह के बीच निर्मित हुआ, जहां पर न वे उनके भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में कुछ बोलते थे, न वे उनके भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में कुछ बोलते थे। तो यह भ्रष्टाचार की संस्कृति आसानी से चलती रहती रही है। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। असल में हमारा जो शासन है वो पारदर्शी नहीं रहा है। यहाँ पर सार्वजनिक जो जीवन है, जो शासन प्रशासन के कार्य हैं, उनकी सूचनाएं आम जनता तक आसानी से पहुँच नहीं पाती और जब गोपनीयता की संस्कृति हावी होती है, तब ऐसी स्थिति में जनता सरकार से सवाल अगर पूछे भी तो किन मुद्दों पर पूछे, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि शासन में क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने समय में कोई कार्य हो जाना चाहिए। न उस तरीके का जागरूकता का स्तर और न ही शासन प्रशासन उस स्तर पर सूचना देने का काम करता था। तो इस गोपनीयता की संस्कृति ने लंबे समय तक हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को मजबूत आधार यहाँ पर दिया। इसी के साथ यहाँ पर जो गैर जवाबदेहिता की भावना सिविल सेवकों में आई कि उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और उनके पास कार्यकाल का एक संरक्षण रहता था। अनुच्छेद 310 और 311 में सिविल सेवकों को कार्यकाल के संदर्भ में कुछ संरक्षण भी दिए गए, तो उनके अंदर ये भाव आ जाता था कि अगर हम भ्रष्ट गतिविधि भी करते हैं तो कोई इस पर कार्रवाई होगी नहीं। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह डिटरेंस जो होना चाहिए कानून का, प्रावधानों का, वह नहीं रहा और इसकी वजह से ये एक ऐसी गैर पारदर्शी, गैर जवाबदेह संस्कृति विकसित होती गई, जहां पर सिविल सेवक आसानी से भ्रष्ट गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित होते गए। इसके पीछे एक औपनिवेशिक सोच भी थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान ही सिविल सेवक ये मानना शुरू कर चुके थे कि सार्वजनिक संसाधन उनके अपने हैं, वो उनके मालिक हैं और उसका वो मनमाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भी इस सोच में कोई बदलाव नहीं आया और आज भी सिविल सेवक सार्वजनिक संसाधनों का मनमाना उपयोग अपने लिए करने का प्रयास करते हैं और यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन जाता है। तीसरा बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक विषमता। असल में जिस देश में सामाजिक आर्थिक विषमता अधिक होती है, वहाँ भ्रष्टाचार की संभावनाएं और अधिक मजबूत हो जाती हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए कि जहाँ एक तरफ आर्थिक रूप में जो संपन्न लोग हैं, वो तो पैसा देकर अपना काम कराना चाहेंगे, उनके लिए ये ज़्यादा आसान होगा और हमारे देश में ये देखा भी जाता है कि हम जो रेड टेपिज्म है उससे बचने के लिए आसानी से ब्राइब देते हैं, आसानी से रिश्वत देते हैं। और दूसरी ओर जो सिविल सेवक हैं, कर्मचारी हैं, जिनके वेतन उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, उनके अनुरूप कम है, तो ऐसे में उन्हें ब्राइब रिजेक्ट करने का कोई आधार नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि अगर ये ब्राइब लेकर वह अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या ही वहाँ पर गलत है। तो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक पर जो विषमता का परिवेश होता है, वह कहीं न कहीं पुल और पुश फैक्टर का काम कर जाता है कि जहाँ पर लोग भ्रष्टाचार की ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं और भ्रष्टाचार को करना वहाँ गलत नहीं माना जाता है। चौथा और सबसे बड़ा कारण है वह है डेविएशन फ्रॉम एथिकल वैल्यूज़। हम असल में नैतिक मूल्यों से विचलित होते हुए समाज हैं। एक दौर था
जब सोचिए कि ईमानदारी को सबसे बड़े मूल्य के रूप में देखा जाता था, ईमानदार लोगों की मिसालें दी जाती थी, बताया जाता था कि ऐसे चरित्रवान लोग हैं, कहा जाता था सादा जीवन उच्च विचार, और ऐसे लोगों को हर कोई अनुकरण करने का प्रयास करता था। लेकिन 90 के दशक के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदली। ईमानदारी का मूल्य कमज़ोर होता गया। जो लोग ईमानदार हैं उनका उपहास उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता असल में वही ईमानदार होते हैं। ईमानदार व्यक्तियों को अपने घर, परिवार, आस परिवेश से हमेशा ये सुनने को मिलता है कि आपके पास दुनियादारी की कमी है और इस वजह से आप उस तरीके के संसाधन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके के आपके ही साथ काम करने वाले अन्य लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ईमानदार व्यक्ति वह कुंठित और फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर उस ईमानदारी से उसे हासिल क्या हो रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार इसी समय वह एक सुप्रीम वैल्यू के रूप में कैसे कैसे एस्टेब्लिश होता गया। असल में 90 के बाद एक उपभोक्तावादी समाज आया जहाँ पर हमारे पास सुख सुविधा के इतने अधिक साधन आ गए जो पहले कभी भी नहीं थे। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उन सुख सुविधा के साधनों को वह प्राप्त कर सके। अगर वैध साधनों से प्राप्त हो जाए तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अमूमन वैध साधनों से ये सारे साधन तो नहीं पूरे हो पाएंगे। तो ऐसे में अवैध साधनों का इस्तेमाल करना गलत नहीं माना जाता है और एक प्रदर्शनकारी प्रभाव जो हम दूसरों को देखकर कहीं न कहीं एक वंचना की भावना आती है कि हमें भी ये सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वह प्रेरणा हमारे अंदर वहाँ पर आ रही है। तो इसने भ्रष्ट साधनों की तरफ हमें प्रेरित किया। लेकिन केवल यहीं से भ्रष्टाचार एक मूल्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ। असल में आगे फिर ये देखा गया कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर कर रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के आधार पर कोई जज भी नहीं कर रहा है। यानी समाज में उन्हें किसी भी तरीके की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। समाज में उन्हें कोई कहीं भी उलेहना दी नहीं दे रहा है, कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इवन चूंकि वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं, वो रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति ज़्यादा पूजे जा रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो भ्रष्टाचारी बल्कि वो आर्थिक रूप में संपन्न है। तो लोग उनकी आर्थिक वैभव, आर्थिक संपन्नता को वहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। आपने भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पैसा है, दैट्स इट। ये ज़्यादा मैटर करता है और इस वजह से ऐसे लोगों का बहुत तेज़ी के साथ समाज में सम्मान वहाँ पर बढ़ रहा है। और तीसरा, इसी के साथ अगर हम देखें तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें कोई किसी तरीके का डर ही नहीं है। समाज में भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है, कानून जो है उनके लिए इस तरीके का नहीं है कि उन्हें दंड दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतने संसाधन हैं, इतने लिंकेजेस हैं कि वो आसानी से इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। तो इस वजह से इस तरीके की एक संस्कृति विकसित होती जा रही है कि जहाँ पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा वो एक कमज़ोर मूल्य के रूप में बनता जा रहा है। अब उसे समाज में उस तरीके का रिस्पेक्ट वहाँ पर नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार वह एक सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित होता जा रहा है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। और इस विडंबनापूर्ण माहौल में भ्रष्टाचार की संस्कृति मजबूत नहीं होगी तो फिर क्या ही होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या हमारे ऊपर पड़ने वाला है। इसको भी हम 4 पॉइंट्स में देखने का प्रयास करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो इससे किस तरीके से प्रभावित हो रही। असल में भ्रष्टाचार के कारण यह देखा जा रहा है कि जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा लगातार वीक होता गया है। सरकार के द्वारा जो भी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जो भी हमें सेवाएं मिल रही हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार की वजह से उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं। तो एक तरफ यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सार्वजनिक सेवाएं वो बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो विकास परियोजनाएं हैं वो लगातार बाधित हो रही हैं और विकास परियोजनाएं बाधित होने की वजह से देश का जो आर्थिक विकास होना चाहिए वह आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। देश के संसाधनों का जो कुशलतम उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो पा रहा है। लीकेजेस होने की वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक विकास विरोधी माहौल निर्मित होता जा रहा है और संरचना के क्षेत्र से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते रहते हैं उससे यह स्पष्ट है कि यह एक
प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने देगा। तो करप्शन अगर है आपके समाज में तो निश्चित रूप से वह आर्थिक परिवेश के खिलाफ है, वह आपकी उद्यमशीलता के खिलाफ है, निवेश माहौल के खिलाफ है। और ऐसे में भारत के विकसित होने की संभावनाओं पर अगर सबसे बड़ा कुठाराघात किसी एक चीज़ से है तो वह करप्शन से है। तो करप्शन जो है वह कहीं न कहीं विकास विरोधी धारणा के रूप में देखी जाती है। तीसरी बड़ी समस्या जो भ्रष्टाचार की है वो कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनमें जो लीकेजेस हैं, उनमें जिस तरीके की भ्रष्ट गतिविधियां चल रही, अगर कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पाएंगी तो समाज के कमजोर और वंचित तबके सबसे अधिक प्रभावित होंगे। समाज में जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन कभी हो ही नहीं पाएगा और समाज में अमीर और गरीब की खाई जैसी थी वैसी ही बनी की बनी रह जाएगी। यानी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरीके से फेल हो जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो चौथा और बड़ा समस्या यहाँ पर आएगा। सबसे बड़ी समस्या आएगी सरकार की वैधता की, सरकार की विश्वसनीयता की, क्योंकि नागरिकों को ये लगेगा कि सरकार में तो हर एक चीज़ भ्रष्टाचार के जरिए हो रहा है। और अगर ऐसा है तो नागरिकों का शासन और प्रशासन पर भरोसा कमज़ोर होता जाता है, नागरिकों का प्रशासन से एक डिस्टेंस बनता जाता है, एक दूरी बनती जाती है। और यह वैधता का संकट कहीं न कहीं शासन प्रशासन के सामने एक गंभीर संकट उत्पन्न करता है। यह विधि के शासन के खिलाफ भी है, क्योंकि कुछ लोगों के काम भ्रष्टाचार के जरिए हो रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी जो है वह इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर इस तरीके से वह रिश्वत दे या अपने काम वहाँ पर करा पाए। लेकिन इसके बावजूद अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माने तो भारत में 10 में से 7 लोग रिश्वत देकर अपने काम करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक भयावह स्थिति है जो कहीं न कहीं वह विकास विरोधी है, कहीं न कहीं वह हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वहाँ पर बन रहा है। एक और चीज़ यहीं के साथ ऐड कर दें तो काले धन की जो समस्या है वो भी भ्रष्टाचार की वजह से बहुत तेज़ी के साथ पनप रही है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में इससे सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है और सरकार के कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर भ्रष्टाचार इस तरीके का है तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। हमें पारदर्शिता की संस्कृति का विकास करना होगा, लेकिन हम अपने कानूनों, अपने संस्थाओं को जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हैं उनको मजबूत बनाए, ये तो ज़रूरी है ही। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है निवारक उपाय के रूप में हमें अपने समाज में फिर से नैतिक मूल्यों को स्थापित करना होगा। हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जो बेहतर, कर्मठ, सत्यनिष्ठ, ईमानदार अधिकारी हैं, उनका अनुकरण अन्य हमारे जो सिविल अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर करें। और समाज में भी एक शुचिता की संस्कृति, ईमानदारी की संस्कृति का विकास किया जाए कि जहाँ पर भ्रष्टाचार को स्वीकार्यता न मिल रही, क्योंकि आज भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो उसे मिल रही सामाजिक स्वीकार्यता या एक सामाजिक मूल्य के रूप में जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने अपना जगह बनाया हुआ है। अगर हम एक ईमानदार संस्कृति का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश निर्मित करना कोई बहुत दुस्साध्य कार्य नहीं है, असंभव सा कार्य नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। धन्यवाद।